हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंप्लीट किया था। फिर हम कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चन देख रहे थे, आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस देख रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर में सेकंड क्वेश्चन था, वो हमने 2 पार्ट उसके कर दिए थे, थर्ड पार्ट हमारा रह गया था। तो उससे ही हम अपने आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे। जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, वो आपका ये क्वेश्चन था, प्रत्येक त्रिज्या r बराबर 6.0 सेंटीमीटर की वृत्ताकार प्लेटों से बने एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो आपको दे रखी है 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड। संधारिता को 300 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति के साथ 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो उसका जो पहला पार्ट था वो था चालन धारा का आरएमएस मान क्या है, यानी आईसी की वैल्यू ये हमने निकाल दी थी पिछली क्लास में। बी जो पार्ट है इसका वो ये है, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। तो हमने ये भी शो कर दिया था कि जो आपका आईसी है वो बराबर है आईडी के। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। जो हमारा थर्ड पार्ट था, प्लेटों की बीच दूरी से 3 सेंटीमीटर के बिंदु पर बी के आयाम का निर्धारण करें। तो हमें जो ये हमारा सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमें करना था। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे पहले। तो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे। तो आपको क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपके पास r की वैल्यू है, यानी रेडियस जो है कैपिटल R से हम दिखा रहे हैं, यानी त्रिज्या जो है आपकी कितनी है 6.0 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर है। दूसरा आपको कैपेसिटेंस, ठीक है, C बराबर 100 पिकोफैरेड दिया, यानी 100 इंटू 10⁻⁻12। तीसरा आपको ओमेगा की वैल्यू दी गई है 300 रेडियन प्रति सेकंड। चौथा आपको वोल्टेज दिया गया था 230 वोल्ट। और जो आपका सी पार्ट है इसमें आपको जो आपकी 2 प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया था, यानी स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, यानी इसे आप लिख सकते हैं 0.03 मीटर। अब जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको B का आयाम बताना है, यानी आपको B0 की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको किसकी, B की, ठीक है। एम्पलीट्यूड बताना है, यानी हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। शिखर जो है, जो इसकी शिखर वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो हमारा जो B का फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर μ0/2πr, यानी डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, अपॉन कैपिटल R, ये आपका क्या है, प्लेट का रेडियस है, इनटू आईडी। आईडी क्या है आपका विस्थापन धारा, यानी डिस्प्लेसमेंट कर। अब
अगर आपका आईडी बराबर है, जैसे कि हमने निकाला था कि आईडी बराबर आपका आईसी क्या आया था, यानी कंडक्शन करंट के बराबर आया था आईडी। तो अगर हम आईडी को आईसी के बराबर रख दें, यानी जो आपकी आई है, अगर आईडी जो है वो बराबर आई के हो जाए, ठीक है, जो कि इस केस में हमने देखा था, सेकंड पार्ट जब हमने सॉल्व किया था तो हमने यही शो किया था। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी आई है वो करंट की धारा की शिखर धारा है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है करंट की। और अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, यानी जो हमें आयाम निकालना है, बी का आयाम, हमें क्या निकालना है, बी का आयाम निकालना है, यानी एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बी की। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका म्यू नॉट आर आई नॉट। आई नॉट क्या है आपका, हाईएस्ट वैल्यू है करंट की, यानी शिखर जो है, शिखर धारा है आई नॉट। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और आप जानते हैं आई नॉट बराबर होता है आपका अंडर दी रूट 2 आई आर एम एस के। और जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमने आई आर एम एस की वैल्यू निकाली थी। तो हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। तो जब हम इस फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला है बी का, उसमें अगर हम रख दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी बी की, म्यू नॉट आर अंडर द रूट 2 आई आर एम एस अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इनमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो आपकी जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, आप जानते हैं 4 पाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। आर की वैल्यू 0.03 आई थी हमारी, ठीक है, अंडर द रूट 2 ऐसे ही रख देंगे। आई आर एम एस की वैल्यू, आई आर एम एस की जो वैल्यू थी हमने जो पिछली क्लास में निकाली थी वो थी 6.9 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी 3.14 होती है, यानी 3.14। और आर की वैल्यू 0.06, ठीक है, आर की वैल्यू 0.06 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो आर की वैल्यू होगी वो 0.06 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका पाई इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 0.03 इंटू रूट 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 इंटू 0.0036। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे फाइनली पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.63 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला, यानी 1.63 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बी का एम्पलीट्यूड यानी बी का आयाम इस तरीके से आप निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻
-10 मीटर, ठीक है। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर, यानी 10⁻⁻10 मीटर तरंग दैर्ध्य की एक्सरे, 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की लाल रोशनी और 500 मीटर तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगों के लिए कौन सी भौतिक मात्रा समान होगी। यानी आपको एक्सरे दी गई है, ठीक है, रेड लाइट दी गई है, उसकी वेवलेंथ आपको दी गई है और रेडियो वेव्स दी गई है। आपको बताना है इन तीनों में कौन सा ऐसा पैरामीटर होगा, कौन सी ऐसी भौतिक मात्रा होगी यानी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो बराबर होगी यानी सेम होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरे जो होता है आपका, ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। उसी तरीके से अगर हम रेड लाइट देखें, ठीक है, रेड लाइट आपका विजिबल रेंज का पार्ट है, ठीक है, जबकि विजिबल लाइट होती है उसका पार्ट है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। फिर आपका जो रेडियो वेव्स है यानी रेडियो तरंगे हैं, ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और हमने ये पढ़ा था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम से जाती है, उससे गुजरती है, तो जो उसकी स्पीड, जो उसका वेग होता है वो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इस केस की बात करें, तो इस केस में जो आपकी क्वांटिटी है या जो भौतिक मात्रा एक समान रहेगी वो कौन सी होगी, स्पीड ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं आपकी जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी, यानी स्पीड इन वैक्यूम, यानी जो वैक्यूम में इसकी जो चाल होगी वो सेम रहेगी, तो जो कि कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, यानी एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में z दिशा में गति करती है, ठीक है, z दिशा में क्या करती है, गति करती है। यानी जो एक आपकी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो z दिशा यानी z डायरेक्शन की तरफ गति करती है, यानी ट्रैवल करती है, यानी चलती है। What can you say about the direction of its electric and magnetic field vector? यानी आप इसके विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों की दिशाओं के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होंगे उनकी दिशा क्या होगी, आपको ये बताना है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है आपकी z दिशा की तरफ चल रही है, और आपको क्या बताना है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा, यानी आपको वेवलेंथ भी निकालनी। तो जैसे कि हमने जब वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जब अगर आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, अगर उसका जो इलेक्ट्रिक जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र, अगर उसका विद्युत क्षेत्र में जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो अगर x डायरेक्शन में होगा, और तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड यानी
चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो उससे 90 डिग्री यानी बाय डायरेक्शन में होंगे, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो किस डायरेक्शन में या किस दिशा में फैलेंगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी z डायरेक्शन में फैलेंगी। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसकी जो दिशाएं हैं वो किस तरफ होगी, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इनकी दिशा, ठीक है, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा x और y दिशा में होगी, ठीक है। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उनकी दिशा किस डायरेक्शन में होगी, एक्स वाई डायरेक्शन में होगी, क्योंकि z डायरेक्शन में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो फैल रही है। अब हमने सेकंड पार्ट करना है इस क्वेश्चन का। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, तरंग की 30 मेगाहर्ट्ज दी। कितनी दी गई है, 30 मेगाहर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी 30 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। ये आपकी क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई। हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर c/ν, ठीक है। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये आपका c आ गया। न्यू की वैल्यू 30 × 10⁶। इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर यानी 10 मीटर जो आया वो तरंग दैर्ध्य आया, यानी वेवलेंथ की वैल्यू आई, यानी जो वेवलेंथ होगी यानी तरंग दैर्ध्य जो होगा वो आपका कितना आएगा, 10 मीटर। तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आप वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकालें। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। यानी एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन में संस्वरित हो सकता है। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है रेडियो की, कि रेडियो स्टेशन इस फ्रीक्वेंसी इस आवृत्ति में क्या कर सकता है, ट्यून हो सकता है। आपको ये बताना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके हिसाब से आपकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ का बैंड आपको बताना है, यानी तरंग दैर्ध्य का बैंड आपको निकालना है। तो आपको दो फ्रीक्वेंसी दी गई है, पहली फ्रीक्वेंसी को हम ν1 मान लेते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी को हम ν2 मान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ν1 दिया गया है जो बराबर है आपका 7.5 मेगाहर्ट्ज, यानी जिसे हम कहते हैं 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज। उसी तरीके से आपको ν2 यानी फ्रीक्वेंसी दूसरी दे रखी है, कितनी है, 12 मेगाहर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी है। 12 MHz क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी 12 × 10⁶ हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम पहली फ्रीक्वेंसी यानी ν1 के लिए वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो λ1 बराबर आपका होता है, आप जानते हैं लैम्डा बराबर c/ν होता है, तो λ1 बराबर c/ν1। c की वैल्यू आपकी 3 × 10⁸, ν1 की वैल्यू आपकी
7.5 इंटू 10⁶ होती है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी 200/5 यानी 40 मीटर जो आया आपकी पहली फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ आपकी 40 मीटर आई। अब हम दूसरी फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी ν2 है यानी λ2 बराबर c/ν2। तो c की जो आपकी वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁸ होती है। ν2 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 इंटू 10⁶। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो λ2 की वैल्यू आएगी वो 25 मीटर आएगी यानी 25 मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज B0 510 आपका नैनो टेस्ला। यानी निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, यानी तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी E0 की आपको वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे आपको B0 यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया गया है जो कि आपका 510 नैनो टेस्ला है। यानी यहाँ पे आप इसे टेस्ला में कन्वर्ट कर। अब आप जानते हैं C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है E0। हम ये जानते हैं E0 बराबर C इंटू B0 होता है या E0/B0 बराबर C के होता है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸, B0 की वैल्यू 510 इंटू 10⁻⁹। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली 153 न्यूटन पर कूलम आएगी। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E0 बराबर 120 न्यूटन पर कूलम। यानी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको E0 की वैल्यू दी गई है, यानी आपको जो विद्युत क्षेत्र है उसका आयाम दिया गया है एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज, और फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी 50 मेगाहर्ट्ज दी गई है। आपको B0 ओमेगा k और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और E और B का एक्सप्रेशन भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सारी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेंगे। E0 दिया गया है 120 न्यू यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी गई है 50 मेगाहर्ट्ज।
सबसे पहले बी नॉट निकालना है। बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी है। ई नॉट 120 है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 40 इंटू 10⁻⁻8 आपका टेस्ला, यानी 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आपकी बी नॉट की वैल्यू आ जाए। अब हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 3.14, न्यू की वैल्यू आपकी 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10⁶, यानी 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाए। अब नेक्स्ट आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। तो जो के होता है वो बराबर होता है ओमेगा अपॉन सी के। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है 3.14 इंटू 10⁸, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 1.046 रेडियन पर मीटर, यानी 1.046 रेडियन पर मीटर है। नेक्स्ट आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा बराबर हमारा सी अपॉन न्यू होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 50 इंटू 10⁻। इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 6 मीटर हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी, यानी वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य हमारा 6 मीटर आए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन करा है उसका एक पार्ट रह गया है, उसे आपको होमवर्क से करके आना है, और आगे के जो इस एक्सरसाइज के जितने आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको आपको होमवर्क से करने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।